नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं महेश शर्मा। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका, दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका और इन दोनों चरणों में मतदान का जो ट्रेंड रहा उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता थोड़ी बढ़ गई है। दूसरे चरण का मतदान जो कि कल संपन्न हुआ, इसमें लगभग 61% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 3% मतदान कम हुआ, जिसका सीधा फायदा विश्लेषकों के अनुसार विपक्ष को दिख रहा है या विपक्ष की तरफ जाता दिख रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठजोड़ को सीटें यहाँ से ज़्यादा मिल सकती हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर यह मतदान हुआ और इनमें से ज़्यादातर सीटें, लगभग 18 तो ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोटर निर्णायक है और बाकी में लगभग 30% के आसपास मुसलमान वोटर है और ये मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जाता दिख रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का भी दावा है। और साथ ही साथ जो चुनाव विश्लेषक सेफोलॉजिस्ट हैं उनका भी ऐसा ही कुछ मानना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को मुसलमानों के और मुसलमान उसे अपने करीब पाते हैं। तो एक नज़र हम डालेंगे इसमें कि 2017 में मुस्लिम उम्मीदवारों के आपस में टकराव की वजह से ये वोट बट गया था, जिसकी वजह से लगभग 38 सीटों पर भाजपा को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी सूरत बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में भाजपा के खेमे में चिंता जायज़ है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हिंदू वोटर इसका ध्रुवीकरण हो गया तो हो सकता है कि बीजेपी अगर 2017 जैसा परफॉर्म ना कर पाए तो उससे कुछ थोड़ा कम कर सकती है, यानी ठीक ठाक सीटें पा सकती है। तो ये तो अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि क्या रहा ट्रेंड में। मुस्लिम वोटों के एक तरफा जाने का लाभ बीजेपी को ध्रुवीकरण के रूप में, हिंदुओं के ध्रुवीकरण के रूप में मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल धड़कनें जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए कि बढ़ रही हैं दोनों पार्टियों के लोगों की। तो अब इसमें जो 55 सीटें हैं, इसमें से 18 सीटें हैं जिसमें से 8 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिसमें जहाँ 55% के आसपास मुसलमान वोटर है और 10 सीटें ऐसी जहाँ 40 से 50% के आसपास मुस्लिम वोटर है। तो दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर जो 31.4 क्षमा कीजिएगा 69% वोट पोल हुआ, तो ये कोई बहुत उत्साहजनक तो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ऐसे में सत्ता दल के लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अब आप जो 55 विधानसभा सीटों में 7 बजे तक जो ओवरऑल 61.69% मतदान हुआ है, लेकिन अगर मुस्लिम बाहुल्य वोटों की बात करें तो 55% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 8 सीटों पर 7 बजे तक औसतन 64.19% वोटिंग हुई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मतदान का प्रतिशत जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। बल्कि हम कहेंगे कि इन 9 जिलों में राष्ट्रीय लोकदल का उतना प्रभाव नहीं है जितना समाजवादी पार्टी का है। 2012 में भी सपा ने यहाँ अच्छी खासी बढ़त अपनी दिखाई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि कम मतदान हुआ तो नुकसान किसका होगा, क्योंकि ये ट्रेंड जो प्रथम चरण का रहा और ये दूसरे चरण का भी ऐसा ही रहा। तो यूपी का जो प्रथम चरण का अगर आप हम लें तो 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ है 10 तारीख को। इस बार लगभग 61.06% हुआ। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं हम। और 2017 में इन 58 सीटों पर औसतन 63.75% मतदान हुआ था, यानी इस बार लगभग 2% के आसपास कम रहा, थोड़ा सा ज़्यादा ही कहिए। 2012 में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2017 में करीब 2% के वोटों का इजाफा हुआ था और 2017 में 2% वोटिंग बढ़ने से भाजपा ने वेस्टर्न यूपी जीत लिया था। 2017 में जब 2.7% वोटिंग में इजाफा हुआ तो लगभग 43 सीटों का फायदा भाजपा को हुआ था। तो अब इस तरह जो ट्रेंड आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये प्रथम और द्वितीय चरण में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सीटें कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। और 20 तारीख को इधर आपका कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र की तरफ वोटिंग है।
तो ऐसे में ये एक ऐसे इलाके हैं, बल्कि हम कह लें कि जो बाकी जो बचे हुए चरण हैं, जिसमें कानपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, आपका अवध क्षेत्र, पूर्वांचल का जो पूरा हिस्सा, तो ये यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलनी है, ऐसा बीजेपी को भी विश्वास है और विश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बीजेपी ने अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। पूर्वांचल में 111 सीटें जो चुनाव के इतिहास में 2017 की बात मैं बता रहा हूँ, 111 सीटें जीत करके बीजेपी ने बिल्कुल एक राजनीतिक क्षेत्रों में हल्ला मचा दिया कि इतनी जबरदस्त बढ़त ले ली और कंफर्टेबली बीजेपी ने 312 सीटें 2017 के चुनाव में जीती थी। चूंकि परिवर्तन का दौर है, 2007 में मायावती की सरकार थी, परिवर्तन हुआ 2012 में अखिलेश यादव आए ठीक ठाक मेजोरिटी को लेकर के, लेकिन परिवर्तन हुआ 2017 में बीजेपी आई। अब 2022 में क्या होता है ये तो मतगणना के दौरान पता चलेगा, लेकिन इस चुनाव में एक बात ये है कि बीजेपी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव है और वो ये चुनाव इसलिए प्रतिष्ठा का है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। ऐसा विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उससे पता चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2022 के इस चुनाव के बाद तो चुनाव ही चुनाव है, बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया समझिए चालू हो चुकी है। आपको इसी वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव है, बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा विधायक और राज्यसभा के मेंबर चाहिए होंगे। और अब आप ये देखिए कि इसके बाद जो है 16 राज्यों में चुनाव होने 2024 तक। तो इन 16 राज्यों में अभी जो 5 राज्यों में मतलब गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, इन 5 राज्यों के नतीजे जो 10 तारीख को आएंगे, ये काफ़ी कुछ एक इबारत लिख देंगे कि 2024 के वो पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे उसमें क्या तस्वीर उभर सकती है। और 2024 के पहले जिन 16 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें भी बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में सत्ता चाहिए, तभी वो देश की राजनीति में सत्ता में काबिज रहेगी और अपने एजेंडे को चलाती रहेगी। अब विपक्ष की जो तैयारी चल रही है बीजेपी को टक्कर देने की, वो भी कोई कम रोचक नहीं है। टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी ये जैसी पार्टियां हैं और तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो ये गैर भाजपा विरोधी मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि एक टाइम चलता था कि गैर कांग्रेसवाद, यानी कि कांग्रेस से अलग सारी पार्टियां मोर्चा बना के कांग्रेस को टक्कर देती रही। आज समय उल्टा हो गया, गैर भाजपावाद का क्रम चालू हो गया है। बहुत से लोगों को कांग्रेस से परहेज है, लेकिन विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। तो ये तो समय बताएगा कि वो एक छाते के नीचे आ पाते हैं या कांग्रेस से अलग होकर के एक अम्ब्रेला के नीचे क्षेत्रीय पार्टियां और कुछ पार्टियां आ सकती हैं। तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक इसको लेकर के एक हलचल है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व का जो मॉडल है उस पर बराबर चल रही है और इस चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी साफ-साफ देखने को मिला है कि बीजेपी हिंदुत्व के मॉडल पर चल रही है, क्योंकि यही एक ऐसा मॉडल है जो बीजेपी को जीत दिला सकता है। बाकी वो विकास के एजेंडे को भी आगे करके चल रही है। इसके साथ-साथ महिलाओं को, छात्रों को, किसानों को लेकर के वो और जो मुफ्त भोजन जो कोरोना काल से जारी है वो अभी भी चल रहा है और ये मेरा ख्याल आगे भी चलता रहेगा जैसा कि सरकार का वादा है। और किसानों को लेकर के भी किसान सम्मान निधि भी काफ़ी कुछ प्रभावी है। तो इतना आसान नहीं है बीजेपी को शिकस्त देना, खासकर उत्तर प्रदेश में तो उतना आसान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सीटों की संख्या कुछ कम हो जाए, लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। जहाँ उसकी 312 सीटें हैं, तो लोगों का कहना है कि ये घटकर बहुत ही कम से कम अगर होगी तो 220-230 के आसपास तो बीजेपी पहुँच ही जाएगी। अब चूँकि किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद है, जो कि 10 तारीख को खुलेगी। देखो वोटिंग का ट्रेंड क्या होता है, मतदाता क्या सोचता है, ये 10 को ही पता लगेगा। बीजेपी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। उत्तर प्रदेश तो उसे, चूँकि देश की राजनीति का एक धड़कन है, एक दिल है उत्तर प्रदेश, इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश उसे फतेह करना ही करना है। इसके लिए सारी ताकत वो अभी भी झोंक चुकी है। सारे केंद्रीय मंत्री, सारे जो उनके स्टार प्रचारक हैं, वो खुद प्रधानमंत्री कमान संभाले हुए उत्तर प्रदेश की। हालांकि चेहरा योगी है, लेकिन कमान मोदी जी के हाथ में है, ये साफ साफ लग रहा है। कल कानपुर देहात की रैली में भी जो उनका भाषण था, उन्होंने लोगों को इमोशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश की
जैसे कानपुर देहात के अकबरपुर में डिग्री कॉलेज के पास जो उनकी जनसभा थी, तो उन्होंने उसमें राष्ट्रपति की भी की मुलाकात का एक ज़िक्र किया अपने भाषण में कि जब वो मिलते हैं उनसे तो कानपुर देहात के लोगों के बारे में उनकी बातें बताते हैं, उस क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बता करके उन्होंने लोगों को इमोशनली जोड़ने का पार्टी से प्रयास किया। और यही नहीं, गोवा में एक टीएमसी के नेता के इंटरव्यू का हवाला देते हुए उन्होंने मीडिया में जो छपा था, हवाला देते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि हिंदू को बाँटना ही होगा। तो उन्होंने मोदी जी ने साफ-साफ कहा कि जो पार्टी हिंदुओं को बाँटने का काम की बात कर रही है, तो ऐसी राजनीति देश को बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसी राजनीति को दफन कर देना चाहिए। यहाँ तक कि आवेश में बोले। और ये जो उनका ये वक्तव्य है रैली के दौरान, तो ये जो हिंदुत्व का मॉडल है उसको बल देता है और हिंदू वोटों को पोलराइज़ करने में काफ़ी कुछ मददगार भी साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं 10 तारीख को क्या नतीजा होता है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।